चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे ख्याति की अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ गुडविल। लास्ट वीडियो में हम लोग गुडविल की मीनिंग, डेफिनेशन, विशेषताएं और उसके स्वभाव के बारे में देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से उसको देख सकते हैं, क्योंकि जब तक गुडविल के बारे में नहीं समझेंगे तब तक उसका कॉन्सेप्ट समझना बेकार है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। न्यायाधीशों और शास्त्रियों एवं लेखापालकों का ख्याति के संबंध में पृथक पृथक दृष्टिकोण रहा है। इसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए पहले हम लोग देखेंगे कानूनी या वैधानिक अवधारणा, लीगल कॉन्सेप्ट। ख्याति के संबंध में न्यायाधीशों का दृष्टिकोण प्रायः ग्राहकों तक ही सीमित रहा है। उन्होंने ख्याति को ग्राहक के पुराने स्थान पर लौटने की संभावना ही माना है। मतलब ये कि जितने भी न्यायाधीश जजेस थे वो लोग ख्याति को केवल ग्राहक तक ही सीमित माना है। मतलब उनका मानना ये था कि जो ग्राहक हैं वही अपने पुराने स्थान तक लौटते हैं तो वो ख्याति होती है। मतलब ये जैसा कि यहाँ लिखा है, उन्होंने ख्याति को ग्राहक के पुराने स्थान पर लौटने की संभावना ही माना है। और जो दूसरा पॉइंट है आर्थिक अवधारणा, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ख्याति के संबंध में अर्थशास्त्रियों का यह दृष्टिकोण है कि व्यवसाय में ख्याति की उत्पत्ति किसी एक संपत्ति के योगदान से न होकर समस्त संपत्तियों के सामूहिक योगदान से होती है। अतः ख्याति का स्वरूप संगठनात्मक है। अर्थशास्त्री श्री ईडे ने ख्याति को संगठन के नाम से ही संबोधित किया है। उनके मतानुसार ख्याति अनेक अलिखित संपत्तियों का मिश्रण है। किसी भी चालू व्यवसाय के सरकार से संबंधों के कारण, गैर व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधों के कारण तथा अन्य व्यक्तिगत संबंधों के कारण एक नए व्यवसाय की तुलना में जो आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं वे निश्चित ही ख्याति के मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करते हैं। यह था आर्थिक अवधारणा। तीसरा है लेखांकन अवधारणा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ख्याति के संबंध में लेखापालों का यह दृष्टिकोण है कि ख्याति की उत्पत्ति उसके स्वभाव से न होकर उसके निर्धारण से होती है। मतलब यहाँ पे जितने अकाउंटेंट हैं उनका कहना यह है कि ख्याति की जो उत्पत्ति होती है उसके नेचर से न होके उसके निर्धारण से होती है। वे ख्याति की परिभाषा के स्थान पर ख्याति की विद्यमानता पर अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार व्यवसाय के विक्रय पर उसके स्थापित मूल्य से अधिक प्रतिफल की राशि या अधिलाभ की राशि को ही ख्याति माना जाता है। लेखा शास्त्री किसी व्यवसाय में ख्याति की विद्यमानता की दो लक्षणों के आधार पर जांच करते हैं। पहला, क्या वह व्यवसाय अधिलाभ अर्जित कर रहा है। दूसरा, क्या उस व्यवसाय को बेचने की स्थिति में उसके स्थापित मूल्य से अधिक प्रतिफल प्राप्त होने की आशा है। अब हम लोग समझ लेते हैं लेखांकन मानक 10 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ख्याति की राशि को पुस्तकों में तभी लेना चाहिए जबकि इसके प्रतिफल के बदले कोई राशि या राशि के रूप में कुछ चुकाया गया हो। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में यह बताया गया है ख्याति को तभी हम पुस्तकों में बुक्स में लिखेंगे जब इसके बदले कुछ चुकाया गया हो, अन्यथा इसको नहीं लिखा जाएगा। अगला लेखांकन मानक 26 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, आंतरिक उत्पन्न ख्याति को संपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अर्थात ऐसी ख्याति का मूल्य शून्य होता है तथा इसे पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ख्याति को अगर पुस्तकों में
लिखा गया है तो इसके बदले कुछ न कुछ प्रतिफल चुकाया गया हो। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है इसमें यह बताया गया है कि कोई आंतरिक ख्याति अगर उत्पन्न होती है तो उसको मान्यता प्रदान नहीं है, उसको पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा। यह था ख्याति की अवधारणाएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।